गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है वो अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। तो ये सारे रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे रेशियो की हेल्प से हम लोग सॉल्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। संस्था के सॉल्वेंसी पावर को हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी संस्था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इट मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में एबल है या नहीं, सक्षम है या नहीं है, ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो या फिर प्रोप्राइटरी रेशियो हो या टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो हो, ये निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि फार्मूला आता कहाँ से है। फार्मूले को समझने के लिए हम लोग एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल में। जब हम लोग टी शेप में बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट में करना। और जब हम लोग इस बेस में बैलेंस शीट तैयार करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल बेस में बैलेंस शीट तैयार करना। फिलहाल हमें बैलेंस शीट तैयार नहीं करना है, बस सिर्फ फार्मूले को समझना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो में यदि कोई आइटम हम लोग लेते हैं तो वो कहाँ से आता है। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं, और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। इस लायबिलिटीज साइड का टोटल बराबर एसेट साइड का टोटल। लायबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल दोनों सेम टू सेम आता है। एसेट्स में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा होता है करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल एसेट्स निकलेगा, और यही टोटल एसेट्स के बराबर टोटल लायबिलिटीज होता है। ये तो कॉमन बात है, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा। बट यदि कुछ चीज़ें यहाँ पर समझना है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, इस दोनों को हम लोग टोटल डेब्ट्स भी कहते हैं। टोटल डेब्ट्स मीन्स कुल कर्ज। नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल डेब्ट्स हो जाएगा। टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है कुल कर्ज, लंबे समय के लिए लिया गया ऋण, या इसको हम लोग तो कहते हैं टोटल लॉन्ग, चलो टोटल डेब्ट्स तो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य दायित्व, बाहरी दायित्व। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मीन्स बाहरी दायित्व। शेयर होल्डर फंड भी किसी फर्म के लिए या कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, लेकिन ये इंटरनल है। इंटरनल मीन्स शेयर होल्डर फंड एक ऐसा लायबिलिटीज है जो कंपनी के ऑनर को देना है, पेबल करना है। जैसे शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, और इसके अलावा जो भी कैपिटल रिजर्व आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व वगैरह, ये सारे जो आते हैं फंड,
ये सब के सब लाइबिलिटीज है, लेकिन ये कंपनी का इंटरनल लाइबिलिटीज है, आंतरिक दायित्व है। और ऐसे लाइबिलिटीज अपने ऑनर के प्रति दायित्व होता है। यानी ये सारा चीज यदि ये शेयर होल्डर फंड लौटाना भी है तो ये लौटाया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर को। ठीक, शेयर होल्डर फंड कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है, लेकिन ये लाइबिलिटीज कंपनी चुकाएगी किसको? किसको देना रहता है? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है, मेंबर भी होता है और मालिक भी होता है। ठीक, बट ये नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल्स पेबल हो गया, तो ये सभी कंपनी के ऊपर एक प्रकार का कर्ज है, लाइबिलिटीज है। और ये लाइबिलिटीज कंपनी को कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को चुकाना रहता है, कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को चुकाना रहता है, शेयर होल्डर को नहीं चुकाना रहता है। कंपनी के बाहर जो व्यक्ति है, क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, तो उनको ये लाइबिलिटी चुकाना पड़ता है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी कहते हैं। तो ये इंटरनल लाइबिलिटीज और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और जब नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ते हैं तो इसको हम लोग टोटल डेब्ट्स भी कहते हैं। क्लियर है? कभी कभी आपके क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ रहेगा। तो जब आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये सब दिया हुआ रहे तो आप सारे को जोड़ दोगे और शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हो, निकालना हो, तो आप शेयर होल्डर फंड को इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ दो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को जोड़ दो तो टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में यदि नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ करके माइनस कर देते हो तो शेयर होल्डर फंड बाहर आ जाएगा। यानी टोटल एसेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटीज घटा दो, टोटल डेब्ट्स घटा दो, इस दोनों को टोटल करके घटा दो, ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर जरा सा समझेंगे, ये तो समझ में आ गया, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, इसको हम लोग टोटल डेब्ट्स भी कहते हैं। टोटल डेब्ट्स में से यदि करंट लाइबिलिटीज दिया हो, टोटल डेब्ट्स भी दिया हो, करंट लाइबिलिटीज भी दिया हो, तो टोटल डेब्ट्स में से करंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज बाहर आ जाएगा। टोटल डेब्ट्स में से यदि करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज बाहर आ जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज ये दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज यदि दोनों को ऐड कर दो तो ये जो आएगा ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। कैपिटल मीन्स पूंजी और एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्ट करना, लगाना। फर्म में या कंपनी में जितने भी कैपिटल लगे होते हैं, जितनी भी पूंजी लगी होती है जिससे बिजनेस को हम ऑपरेट करते हैं, ये सारे कैपिटल में दो चीजें होती है। एक तो शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल फंसा हुआ है और दूसरा हमने जो बैंक से कर्ज ले रखा है, डिवेंचर होल्डर से ऋण ले रखा है, ये ऋण भी कैपिटल का ही काम करता है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ही हम लोग, मशीन वगैरह खरीदने के लिए हम लोग इस तरह के नॉन करंट लाइबिलिटीज का यूज करते हैं। तो व्यापार में या किसी कंपनी में ये दोनों ही कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट रहती है, फंसी हुई रहती है। इसलिए ये दोनों को जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकलेगा। शेयर होल्डर्स फंड सिर्फ और सिर्फ ये शेयर होल्डर का है। ये शेयर होल्डर ने जो कैपिटल लगाया और जो उस कैपिटल के बाद बिजनेस ऑपरेट करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस का और प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाया गया, ये सब के सब इस पर अधिकार होता है किसका? शेयर होल्डर का। लेकिन शेयर कैपिटल तो बिजनेस में हम लोग लगाते ही हैं और कैपिटल लगाने के साथ साथ हम लोग बिजनेस में किसी दूसरे से, जब हमें लंबे समय के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, कोई मशीनरी परचेज करना होता है, कोई बिग प्लांट या कोई बड़ा एसेट्स खरीदना होता है जो ज़्यादा कीमत वाली है, या फिर
किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हमें काम करना होता है, कोई नया बिजनेस ऑपरेट करना रहता है, या हम अपने बिजनेस को एक्सटेंशन या एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए जब पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम लोग ये इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बैंक से कर्ज लेकर के, डिवेंचर होल्डर्स के पास डिवेंचर इशू करके, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन करके। तो ये सारे भी हमारे लिए एक प्रकार का कैपिटल ही है। तो जब तक ये दोनों को जोड़ेंगे नहीं, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों को जोड़ दें। क्लियर है? चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ये डेब्ट इक्विटी रेशियो है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,60,000, 10% डिवेंचर 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 दे रखा है। आपकी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालें, और डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हमें 2 आइटम चाहिए। एक लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड, और दोनों ही आपके क्वेश्चन में दे रखा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में सिर्फ डिवेंचर आ जाएगा 1,50,000, और शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, ये दोनों को जोड़ दें, और इसमें से आप निगेटिव आइटम को, चूंकि जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस से हम लोग निगेटिव आइटम को घटा देते हैं, और आपके क्वेश्चन में एक निगेटिव आइटम है, डिडक्टेड कर ले रिजर्व एंड सरप्लस से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय को घटा दें, ये निगेटिव आइटम है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया आपका 2 लाख, जनरल रिजर्व हो गया 1,60,000 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 कर दें। 3,60,000 में से आप 10,000 माइनस कर लो, 3,50,000 आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। अब आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल दो। शॉर्टकट में डेब्ट इक्विटी रेशियो को DER हम लोग बोलते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड होता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया आपका 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड हो गया 3,50,000। आप रेशियो निकाल दो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने करंट लायबिलिटीज का यूज नहीं किया। 1 लाख का करंट लायबिलिटीज ना ही हमारे लिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है और ना ही हमारे लिए शेयर होल्डर फंड है, इसलिए करंट लायबिलिटीज का यूज शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहीं नहीं होगा, वो करंट है, नॉन करंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ये 15 का ए था, 15 का बी देख लेंगे। 15 के बी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। यदि आप ये दोनों को जोड़ दें तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहलाएगा।
लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बराबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को जोड़ दें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया आपका 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया आपका 1 लाख। लंबे समय के लिए किया गया प्रावधान और लंबे समय के लिए लिया गया ऋण, दोनों ही नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। ये 3 लाख हो गया। अब आपको निकालने हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम लोग टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटा दें या टोटल डेब्ट्स को घटा दें। टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट्स को घटा दें। टोटल एसेट्स में 2 एसेट्स आते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था। टोटल एसेट्स में 2 एसेट्स आते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं और दूसरा करंट एसेट्स। तो आपके क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स है 3,60,000 और करंट एसेट्स है 90,000। दोनों को ऐड कर दें और इसमें से टोटल डेब्ट्स घटा दें। टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का मतलब टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लंबे समय के लिए लिया गया ऋण। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना है 3 लाख। तो यहां पर 3,60,000 और 90,000, 3,60,000 और 90,000 यहां पर एक और चीज छूट गया है। 3 लाख रुपया हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और 50,000 रुपया करंट लायबिलिटीज। ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज और ये हो गया करंट लायबिलिटीज। जब नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को जोड़ेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लायबिलिटीज निकलेगा, टोटल डेब्ट्स निकलेगा शेयर होल्डर फंड को छोड़ करके। और ये हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल और ये हो गया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल, लेकिन इसमें शेयर होल्डर फंड शामिल नहीं है। यदि आप इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर देते हो तो डिफरेंस निकलेगा आपका शेयर होल्डर फंड। तो 4,50,000 में से 3,50,000 माइनस कर दोगे तो डिफरेंस निकलेगा 1 लाख रुपया, जो कि आपका शेयर होल्डर फंड है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाहर है आपका 3 लाख, शेयर होल्डर फंड भी निकल गया 1 लाख। आप फार्मूला पर बिठा दो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बटे शेयर होल्डर फंड, आराम से डेब्ट इक्विटी रेशियो निकलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आरएस लिमिटेड और मोदी लिमिटेड अलग अलग है। यदि आप आरएस लिमिटेड का निकाल लेते हो तो सेम टू सेम मोदी लिमिटेड का भी आप रेशियो उसी तरह निकाल सकते हो। चलो मैं एक बता देता हूँ, आरएस लिमिटेड का आप मोदी लिमिटेड का उसी प्रकार निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। 16 नंबर में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालना है, ठीक। चलो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। टोटल एसेट्स है 5 लाख, टोटल लायबिलिटीज है 2 लाख और प्रोप्राइटर्स फंड है 3 लाख रुपया। यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है और डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म लोन बाय शेयर होल्डर्स फंड। और आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दे रखा है, टोटल लायबिलिटीज है 2 लाख रुपया।
अब कहोगे सर क्या टोटल लाइबिलिटीज ही लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है? जी नहीं, जरा सा सुने। टोटल लाइबिलिटीज में दो चीजें शामिल होती है। टोटल लाइबिलिटीज में दो चीजें शामिल होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक करंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यहां पर है, इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज को ही हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज को ही हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर इस आपने तो टोटल लाइबिलिटीज लिखा है, टोटल लाइबिलिटीज में तो करंट लाइबिलिटीज भी इंक्लूड है। तो जब आपके क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा जाए और ना ही आप निकाल सकते हो, तो आप टोटल लाइबिलिटीज को ही लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मान लो, मानना पड़ेगा। भाई शेयर होल्डर फंड में दे चुका है, यहां पर देखोगे प्रोप्राइटर्स फंड 3 लाख। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड भी है, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम प्रोप्राइटर फंड भी है। ठीक, तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, आपका रेशियो निकल जाएगा। सेम टू सेम मोदी लिमिटेड का भी इसी प्रकार कर देना। आपके इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स का कहीं कोई यूज नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। चलो और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों सेम ही है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको निकालना है टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक, चलो एक बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये आपको बनाना नहीं है, बनाना नहीं, सिर्फ समझना है। अब यहां पर आप लोग लिखते चले जाओ क्या क्या दे रखा है। एसएफ शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इधर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक, दोनों का टोटल सेम टू सेम आना चाहिए। अब पुट करते चले, शेयर होल्डर फंड है 4 लाख, यहां देख ले। टोटल डेब्ट्स है 9 लाख। टोटल डेब्ट्स का मतलब ये दोनों, टोटल डेब्ट्स मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल डेब्ट्स होगा। तो ये 9 लाख है और 9 लाख रुपया में करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है। तो आप ही डिसाइड करो, टोटल 9 लाख, इसमें से करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, तो 9 - 1 इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया? 8 लाख हो गया ना। चलो अब 8 × 4 = 12, 1 13 लाख। यही लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल के बराबर होगा। इसका मतलब लाइबिलिटीज 13 लाख है तो फर्म का एसेट्स भी 13 लाख होगा। तो आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों जोड़ करके कितना निकला? 13 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि आपका टोटल एसेट्स भी निकल गया और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी निकल गया। टोटल एसेट्स निकला 13 लाख, देख लो 13 लाख, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकला आपका 8 लाख। रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बट ये 13 लाख और 8 लाख ऐसे तो नहीं दिखा सकते हो। आपने टोटल एसेट्स कैसे लाया? शेयर होल्डर फंड और टोटल लायबिलिटीज को जोड़ करके, 4 लाख और 9 लाख को जोड़ करके। तो यहां पर आप लिख सकते हो, मैं ये रहने देता हूं, टोटल एसेट्स आपने कैसे लाया। तो यहां पर लिख सकते हो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट्स। शेयर होल्डर फंड 4 लाख
और टोटल डिप्स 9 लाख, 13 लाख। आपने लॉन्ग टर्म डिप्स कैसे लाया, चलो देख लें। लॉन्ग टर्म डिप्स बराबर टोटल डिप्स में से आपने करंट लायबिलिटीज को घटाया, तभी तो 8 लाख आया। टोटल डिप्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और टोटल डिप्स है आपका 9 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। ठीक, 13 लाख 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 18 में डेब्ट इक्विटी रेशियो के साथ साथ प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है। चलो मैं बोर्ड साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 18 को समझने के लिए भी हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये आपको ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग बैलेंस शीट को ड्रॉ नहीं करें। ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स। लायबिलिटीज में आपका आ गया शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इधर नॉन करंट एसेट्स और इधर करंट एसेट्स, दोनों का टोटल सेम। चलो आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है यहां पर पुट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 में इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में आता है। लो 8 लाख, 6% डिवेंचर 3 लाख, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है 3 लाख। लोन 4 लाख, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है लोन। करंट लायबिलिटीज 1 लाख। फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख, नॉन करंट एसेट्स को ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और करंट एसेट 7 लाख। हम लोग दोनों साइड का टोटल करके देखिए सेम टू सेम आ रहा है या फिर कहीं पर शॉर्टेज है। यहां देखो 4 3 7 लाख, 1 लाख का 1 लाख, 7 1 8 लाख और 8 लाख 16 लाख हो गया। इधर का भी टोटल 16 लाख और इधर का भी टोटल 16 लाख, यानी लायबिलिटीज भी 16 और एसेट्स भी 16। कहीं पर कोई अमाउंट शॉर्टेज नहीं है, निकालना नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप चाहो तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लो, या फिर चाहो तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लो। दोनों ही निकाल सकते हो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, चलो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है आपका 7 लाख, और शेयर होल्डर फंड है आपका 8 लाख। हो गया ना, शेयर होल्डर फंड है 8 लाख। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे निकाला? ये दोनों को आपने जोड़ दिया, 3 लाख और 4 लाख, डिवेंचर और बैंक लोन को जोड़ दिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकल गया। शेयर होल्डर फंड आपके क्वेश्चन में दे रखा था इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, निकल गया। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर होता है
शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड मालूम है आपको 8 लाख और टोटल एसेट्स मालूम है आपको 16 लाख। निकल गया, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप माइंड में रखेंगे या तो रफ पेज पर आप इसका यूज कर लेंगे, देख लेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं। यदि नहीं है तो लायबिलिटीज साइड में किस लायबिलिटीज में अमाउंट शॉर्टेज कर रहा है, कौन सा लायबिलिटीज नहीं है, और एसेट साइड का अमाउंट शॉर्टेज कर रहा है, तो ये देखेंगे कि नॉन करंट एसेट्स नहीं है या करंट एसेट्स नहीं है। तो टोटल करके हम लोग एक साइड के टोटल को दूसरे साइड के टोटल से घटाएंगे और शॉर्टेज अमाउंट निकाल लेंगे आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के जस्ट बाद है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 19 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख और प्रोविजन 4 लाख। 8 लाख और प्रोविजन 4 लाख, टोटल मिलाकर के 12 लाख नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद है करंट लायबिलिटीज 2 लाख। ले आओ, करंट लायबिलिटीज आपका 2 लाख है। इसके बाद है नॉन करंट एसेट्स 14,40,000। 14,40,000 और करंट एसेट्स है आपका 3,60,000। अब आप देखो कि किस साइड का टोटल ज्यादा है, तो आपके एसेट साइड का टोटल ज्यादा है 14,3 17,1 18 लाख। 14,3 17 60 40 1,18,00,000 रुपया। इधर का भी टोटल तो 18 लाख रुपया आना चाहिए। 18 लाख में देखो 12 और 2 14 लाख। 18 में से 14 माइनस हो गया, जो आपका शेयर होल्डर फंड नहीं मालूम था वो शेयर होल्डर फंड अब आप पता कर लोगे। 18 लाख में से 14 लाख घटा दो तो शेयर होल्डर फंड कितना निकल गया 14 लाख। ठीक, कैसे निकाला आपने शेयर होल्डर फंड? तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दिया, टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट्स को घटा दो, शेयर होल्डर फंड बाहर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो। सेम डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हम लोग 2 चीज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी 8 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 12 लाख। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स है 14,40,000 और करंट एसेट्स है 3,60,000। टोटल मिलाकर 18 लाख हुआ हमारा टोटल एसेट्स। अब हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए मैंने क्या किया है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट्स को हटा। टोटल एसेट्स है आपका 18 लाख माइनस टोटल डेब्ट्स में 2 आ जाएगा, नॉन करंट और करंट 12 लाख और 2 लाख।
तो आ जाएगा 18 में से 14 घटेगा तो 14 लाख। अब बड़े आराम से आप डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल सकते हो, फार्मूला यूज कर ले निकल जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में भी कहा जा रहा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालें। प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालें तो बड़े आराम से निकल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, चूंकि आपके क्वेश्चन में लगभग सारा कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 तो इजी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मीन्स इंटरेस्ट एंड टैक्स को काटने से पहले का प्रॉफिट बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक,